स्टार्ट हो गया? ऑडिबल है? तो देखिए, इसके पहले मैं आपको लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा था वहाँ मैं क्या कर रहा था, आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था। वेक्टर्स पढ़ा रहा था। तो देखिए वेक्टर्स में एंटी पैरेलल वेक्टर मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। बोलो बेटा, सबको क्लियर हो गया था एंटी पैरेलल वेक्टर्स? तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट चीज निगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स भी मैंने बता दिया था। सबको क्लियर हो गया था? एकदम साफ था दिमाग में। आज आपका ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा तेज में चलूंगा, ठीक है ना? आज खत्म हो जाएगा और कल से आने वाले कम से कम 8-10 दिन केवल सवाल ही सवाल, खूब सवाल, ढेर सारे सवाल, कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। और उसी में फिर अपना एडवांस वाला भी, यहाँ इसका इंटीग्रेशन का, मैथमेटिकल टूल्स का और वेक्टर्स का एडवांस के क्वेश्चंस भी यहाँ जो बनाना है वो भी बना दिया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, इधर देखिए, बीच में कोई नहीं बात करेगा, अनडिवाइडेड अटेंशन से देखिए और तुरंत प्रिपेयर करने की मानसिकता से देखिए कि हमारा भी यहीं पर हो जाए, है ना? अगली बात देखिए, कोई इनिशियल वेक्टर्स आपको बताए थे, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। उनको कौन से वेक्टर कहते हैं बेटा? को इनिशियल। कौन सी बड़ी बात है भाई, हर वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है दैट इज को इनिशियल वेक्टर। और बड़ी सफाई से यहां लिखा है, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट इन फिगर दिस ए बी सी आर को इनिशियल। बात समझ में आ रही है? वही बात मैंने यहां दिखाई है, यही दिखाई है। अब दोबारा कभी ये सब नहीं पढ़ना है। आज जो मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपका वेक्टर खत्म। अब सवाल लगाइए, ठीक है ना? कोई इनिशियल क्लियर है बेटा? बोलो भाई, पूछ देंगे हम। अब अगली कहानी देखिए। अगली मैं आपको बता रहा हूं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना? तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि जितने भी वेक्टर एक लाइन में होंगे, सेम लाइन में होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों कोलिनियर होते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों कोलिनियर होते हैं। हर, ठीक है ना, हर कोलिनियर पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होता है, लेकिन हर पैरेलल और एंटी पैरेलल कोलिनियर तो होते ही हैं, ठीक है ना? हर इक्वल और अनइक्वल वेक्टर कोलिनियर तो होता ही है। कोलिनियर की कंडीशन क्या है? द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन, बस। तो चाहे इक्वल वेक्टर हो, चाहे अनइक्वल वेक्टर हो, चाहे पैरेलल वेक्टर हो, चाहे एंटी पैरेलल वेक्टर हो, कोलिनियर तो होगा ही। कोलिनियर तो होगा ही ना, सेम लाइन में होगा तो कोलिनियर होगा। अब सीधी सी बात, कोलिनियर वेक्टर अगर है तो एंगल कोलिनियर वेक्टर के बीच क्या होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री? या तो दो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। अगर ऐसे है तो एंगल 0 डिग्री हो गया, और अगर ऐसे है तो एंगल 180 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है ना? कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस है इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल बातें हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देकर बताया है, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना, वही चीज फिगर में यहाँ है, यही आपका नोट्स है। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा। सवाल आप चाहे जितना लगा लीजिए, शीट लगाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरता है तो और लगा लीजिए। हालांकि शीट मोर देन सफिशिएंट होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं और करूं और तो कर लीजिए, लेकिन थ्योरी ज़्यादा मत पढ़िएगा। अब देखिए ये क्या है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ये एग्जाम्पल लेके मैंने बताया ना 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये देखिए, यहां भी देखिए एक और एग्जाम्पल दिया है, एंगल 0 डिग्री और एंगल 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? बोलो बेटा, स्पष्ट है? कोलिनियर वेक्टर एकदम समझ में आ गया। ऐसे सभी वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, विच आर इन द सेम लाइन, और ऐसे वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। ये ना होगा? बोलो भाई। वो लड़की एक आज नहीं आई है, ठीक है ना? यही होगा, बोलिए भाई।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। ऐसे सभी वेक्टर जो एक प्लेन में हो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक प्लेन में हो उनको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो हमेशा कोप्लेनर होंगे भाई। अगर कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हों तो वो दोनों हमेशा कोप्लेनर होंगे, क्योंकि उन दो वेक्टर्स को लेके कोई भी प्लेन बनाया सकता है। कोई भी प्लेन उन दो वेक्टर्स को लेके बनाया सकता है। तो कोई भी दो गिवन वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। बात समझ में आ रही ना? कोप्लेनर का सीधा सा मतलब है कि अगर वो एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो। जैसे अगर इस बोर्ड को एक प्लेन माना जाए तो ये सारे वेक्टर्स जो इस बोर्ड में ड्रॉ किए जा रहे हैं सब के सब कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है इस बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलरली, तो ये वेक्टर इन वेक्टर्स के कोप्लेनर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो रॉकेट साइंस है, ये सब सिंपल सिंपल बातें हैं। देखते आइए, एक ही बार में तैयार करते आइए। यही आपका नोट्स है। नोट्स ना भी लिखें तो आपके पास इसकी पीडीएफ है, पलट के आप एक बार जब चाहें, आपका मूड करे, एक बार रिवाइज कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट बात देखिए, वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। यही ना बोले हैं? और उसके बाद देखिए, ये बात लिख भी दिया है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लिख दिया ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो भाई। भाई कोई भी दो वेक्टर हैं उनको लेके हमेशा एक यूनिक प्लेन बना सकते हैं। कोई दो वेक्टर कहीं भी है, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, इसके अंदर है मान लीजिए, और एक वेक्टर ऐसे है बाहर की ओर ऐसे, ठीक है ना? तो इन दो वेक्टर को लेके एक प्लेन बना सकते हैं ना? इन दो वेक्टर्स को लेके एक प्लेन का निर्माण कर सकते हैं ना? ये वाला प्लेन, इस प्लेन में दोनों वेक्टर आ जाएंगे, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि एनी टू गिवन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर दो दिए हुए वेक्टर हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। बस, कोप्लेनर खत्म। खत्म ना? इसी तरह से पूरी फिजिक्स में है। आगे चल के कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से टिपिकल हैं, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में 15 से 20 बात है। हर चैप्टर में, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे ऑक्सीलेशन एंड वेव्स हो, चाहे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो, चाहे बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे काइनेमेटिक्स हो, 15 से 20 कॉन्सेप्ट हैं। और उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हजारों सवाल हैं। कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियरली समझिए। कॉन्सेप्ट में कोई भी 19-20 टॉलरेबल नहीं होगा, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? आप खुद भी मत टॉलरेट करिए, मेरी बात छोड़िए। कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हों, और सवाल तो किसी से भी फंस सकते हैं। कुछ सवाल तो हमसे भी फंसेंगे, थोड़ी देर बाद लगेंगे, ठीक है ना? तो सवालों की कोई बात नहीं है। देखिए आ गए। बात समझ में आ रही ना? तो क्वेश्चंस धीरे धीरे क्वेश्चन से मास्टरी होती जाएगी, लेकिन चैप्टर का जो कंटेंट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर चैप्टर, पूरी 600 पॉइंट्स की फिजिक्स है फर्स्ट ईयर की, और 600 पॉइंट्स की फिजिक्स है सेकेंड ईयर की। वो 600 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए। ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना? अब देखिए, अब नेक्स्ट बता रहे हैं कंकरेंट वेक्टर्स। हर वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से गुजरे, हर वो वेक्टर जो एक ही, सॉरी ये मान लीजिए इतना मोटा है ये, हर वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से गुजरे वो क्या होता है? कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट लाइंस पढ़ा है ना? ऑल द लाइंस विच मीट ऑन अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एज कंकरेंट। तो ऑल दोज वेक्टर विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट आर कॉल्ड एज कंकरेंट वेक्टर्स। देयर इज नथिंग ग्रेट इन दिस। कोई बहुत बड़ी बात है? तो कहीं घबराते हैं बच्चे, हम नहीं समझ। ऐसे ही सब हर चैप्टर में है ना? इतनी बात जानने के बाद बेसिक लेवल के सारे सवाल लग जाते हैं, बोर्ड के सारे सवाल लग जाते हैं, ठीक है ना? और आसान सवाल नीट के लग जाते हैं। अब फिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हर तरह के सवाल लग जाते हैं। अब देखिए, दोज वेक्टर्स विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट,
आर कॉल्ड एज कंकरेंट वेक्टर्स। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इन फिगर ए बी सी आर कंकरेंट। आप देख रहे हैं ना, ए बी सी क्या है, कंकरेंट है, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, कॉमन पॉइंट। देयर इज नथिंग ग्रेट इन दिस, थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना, एकदम बिना दिमाग पे लोड लिए सब समझ में आ रहा है। चलिए अब अगली बात देखिए, मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा था, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगली बात है जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, ये क्या होता है, ये क्या होता है? ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट हो, मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ऐसे किसी भी वेक्टर को हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जीरो बना के ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में एक स्वाभाविक क्वेश्चन आएगा, स्वाभाविक क्वेश्चन, वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, कि ऐसे वेक्टर को पढ़ने की जरूरत है क्या है, जिसका ना कोई मैग्नीट्यूड है और ना हम उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो हम क्यों पढ़ें, क्यों झूठे दिमाग को हम दिमाग पे एक्स्ट्रा लोड डालें, एक्स्ट्रा प्रेशर डालें? ये बात आएगी ना? तो इसकी ज़रूरत है बेटा, इसकी ज़रूरत ये है कि इट मेक्स द वेक्टर एल्जेब्रा कंसिस्टेंट, इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी टू वेक्टर एल्जेब्रा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, बात समझ में आ रही ना? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से स्केलर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उस तरह से वेक्टर्स को नहीं करते हैं। टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वेक्टर्स वी हैव सेपरेट सेट ऑफ रूल्स विच इज द डोमेन ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, जो वेक्टर एल्जेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? वेक्टर्स को अलग तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। बात समझ में आई? कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं, कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तो अगर आपको जीरो या नल वेक्टर ना पता होता तो आप कहते वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए बराबर जीरो। तो क्या दो वेक्टर्स को घटाने से स्केलर क्वांटिटी मिलेगी? नहीं ना मिलेगी। वेक्टर को घटाने से वेक्टर ही मिलेगी ना। तो हमने एक नल वेक्टर एज्यूम कर दिया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो या नल वेक्टर। इट गेव कंसिस्टेंसी टू वेक्टर एल्जेब्रा, उसको कंसिस्टेंट बना दिया। बात समझ में आ रही ना? इस तरह से आप धीरे धीरे, मैं लेक्चर बोल रहा हूँ कि क्लास में पढ़ने के बाद आपको घर पे थ्योरी ना पढ़ना पड़े, और तभी हमारा पर्पस सफल होगा। कोचिंग की और घर की पढ़ाई मिला के ही बच्चा सेलेक्ट होता है, ये जान लिए। ये इस समय भी आपको पढ़ना होगा, एक्टिवली पढ़ना होगा। ठीक है ना? अच्छा, आप नेक्स्ट देखिए, बैठिए फटाफट। नेक्स्ट चीज देखिए कि ऐसी भी कंडीशन आती है कि वेक्टर ए इंटू जीरो बराबर, अगर आपको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के बारे में पता नहीं है, गौर से इधर देखिए, तो आप कह देंगे वेक्टर ए इंटू जीरो बराबर जीरो, और ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होगी, ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होगी। वेक्टर ए को जीरो से मल्टीप्लाई करने से स्केलर मिलेगा? वेक्टर ही मिलना चाहिए ना। तो इसलिए हमने एक जीरो या नल वेक्टर को डिफाइन कर दिया और उसको ऐसे डिनोट करते हैं। बस यही इतनी बात है, यही इतनी बात है। अब आप मजे से देखिए, यहां लिखा है अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू दिस। कंसिस्टेंसी दे दिया ना? कंसिस्टेंसी दे दिया कि नहीं दे दिया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है ना? फिर जीरो इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर।
देखिए इसमें कुछ एडिशनल बातें मैंने आपको बता दी, कंसिस्टेंसी देता है, एक और एग्जांपल बता दिया। इसी तरीके से थ्योरी में जो 4-5% एक्स्ट्रा ऐड करना होगा वो मैं ऐड करता जाऊंगा ओरली, लेकिन रिटन नोट्स में आप इतना ही समझिए। बात समझ में आ रही ना? उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इतना ही ना है, ठीक है। अब देखिए अगली बात। अगली बात क्या है? क्या है बोलिए, क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के रेफरेंस में ही होता है, किसी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर होता है। कोई दिया हुआ वेक्टर होता है, उसी का यूनिट वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर, तो ये क्या है? उसका यूनिट वेक्टर, उसका बेटा। टोपी पहना दिया ना, छोटा सा है, छोटा सा है, टोपी पहना दिया, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का ही होता है, किसी दिए हुए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? उसके ऊपर टोपी पहना देते हैं। क्या करते हैं? टोपी पहना देते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसको डिफाइन कैसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। बस, कोई बहुत बड़ी बात है? रॉकेट साइंस नहीं ना, ये सब ऐसे सब है, लाइन से कहानी की तरह। एक बार सब समझ जाइए, नोट्स बना के धर दीजिए और सवाल उसके बाद छूट के लगाइए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात और जानिए। जब किसी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा ना, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी। तो ऐसे भी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, एकदम क्लियर है? क्लियर है? एक बार आप लोग को ऑफलाइन इसको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल होंगे इन सब बातों में, है ना। तो अब आप देखिए, अब इसको पढ़ लीजिए, अब नोट्स के रूप में देख लीजिए। अब आपका नोट्स क्या है? अ यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। It is used to specify direction. A unit vector is represented by this. देखिए टोपी पहना दिया, एक वेक्टर को टोपी पहना दिया तो उसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है ना। किसी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए रेड एज ए कैप और ए हैट और ए कारट। अब इतना मत जानिए, हैट और कारट, ए कैप काफी है। कहीं ऐसा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैट और ए कैप और ए का कॉरेट, 3 ऑप्शन नहीं देगा आपको, ठीक है ना। या ऑल नीचे दिखेगा ऑल ऑफ दीज, ऐसे नहीं देगा, ठीक है ना। ए कैप, इतना ही जानिए। अब देखिए यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द, देखिए यहां में स्प्रिंट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। नहीं तो यही नोट्स देखिएगा तो कहिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द, आगे पता नहीं है तो इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बात समझ में आ रही ना? ये बहुत सही तरीका है, सब रिटन नोट्स है आपके सामने, ठीक। अब देखिए वेक्टर ए बराबर क्या है? ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, ए यानी इसका मैग्नीट्यूड। ये भाई इसको यहां से यहां ले आइए तो यही बात आ जाएगी, आ जाएगी ना बेटा? आ जाएगी। अब देखिए अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। भाई यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर है ना, बोलो। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? वही डायरेक्शन होगा जो उस वेक्टर का है जिसका ये यूनिट वेक्टर है, वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का भी होगा। बात खत्म। कितना सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी कभी भी मत पढ़िएगा। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर जो बताया जा रहा है एक बार समझ लीजिए,
हमने आपसे कहा ना, सुनिए, हमने आपसे क्या कहा, जो व्यक्ति अपने 4/5 समय में क्वेश्चन लगाएगा और 1/5 समय में थ्योरी पढ़ेगा, वही बच्चा सेलेक्ट होगा। मैं फिजिक्स की बात बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट होगा। बायोलॉजी में तो अगर आपको थ्योरी ही बढ़िया से क्लियर हो गया तो आप बस थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शन देख के मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में थ्योरी के बाद थ्योरी 1/5 टाइम में होनी चाहिए। और 1/5 टाइम का मतलब देखिए, 1/5 टाइम इन्होंने यही ले लिया। 1/5 टाइम का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी गंदे संदे ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 1/5 टाइम में थ्योरी पढ़ना है तो गंदे संदे ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, लेकिन टाइम इतना ही लेना है। समझ के पढ़ना है, टाइम इतना ही लेना है, ठीक है ना। ये अपरिहार्य है, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। इतना तो आपको थ्योरी 1/5 समय में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए अगली बात। अगली बात क्या है, आपको बताया बेस वेक्टर। तो बेस वेक्टर मैंने बता दिया था। यूनिट वेक्टर आप समझ गए, यूनिट वेक्टर समझ गए। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसी को हम कहते हैं बेस वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए, तो अभी आए हैं तो फिर अब इसमें ये आपका फॉल्ट है। हाँ, जब 15-20 मिनट क्लास हो जाएगी तो आप आएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक्सक्यूज तो लाइफ में हमेशा रहेगी और एक्सक्यूज को कभी किसी ने नहीं सुना है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई ये कभी नहीं पूछेगा कि ट्रैफिक लेट हो गई थी, तो आप बीमार थी, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब थी, तो मूड नहीं किया था, तो ये नहीं। दिस ऑल आर एक्सक्यूजेज। कभी एक आध बार 2 बार हो जाए तो कोई बात नहीं। अभी मैं पहली बार है ऐसा, तो शुरुआत है, तो एक्सक्यूजेस तो एकदम नहीं बनाना है, नो एक्सक्यूज। आगे देखिए, फिर से सुनिए। जैसे 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सेस होते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, इसी को बेस वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो वही बात देखिए यहां दिया हुआ है, इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम, इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स आई जे के। यही बात रिटन फॉर्म में है ना, है कि नहीं है? These are used to indicate x, y and z directions respectively. ये यूनिट वेक्टर x, y और z डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अरे x के अलोंग यूनिट वेक्टर i है, y के अलोंग यूनिट वेक्टर j है और z के अलोंग यूनिट वेक्टर k है। फिर देखिए, these 3 यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एक्सिस परपेंडिकुलर है तो यूनिट वेक्टर तो परपेंडिकुलर होंगे ही। समझ में आ रहा है ना बेटा? बड़ा जबरदस्त नंबर पाया है। कितना नंबर था तुम्हारा टेस्ट में? अच्छा, टॉपर का फुल था, उसके बाद इतना कम, इतना सेकंड है, और टॉपर का पूरा आ गया। तो लड़का निकाल लेगा तो पार कर जाएगा। अब आप देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, ये आपका है, ये क्या है? आई जे के। ये क्या है बेटा? आई जे के। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यूनिट, ये बेस वेक्टर आपका ये डायग्राम से दिखाया है आई जे के। अब नेक्स्ट बात देखिए, पोलर वेक्टर। तो मैंने आपको समझाया था, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। खूब गौर से सुनिए एक एक बात और एक ही बार में इसको तैयार करिए।
दोबारा नहीं सोचना है उसके बारे में। ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उन सभी वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। ऐसे सभी वेक्टर जिनका फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट से ही ना निकालेंगे। कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट? कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, वहीं से ना डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बोलो भाई, कोई रेफरेंस पॉइंट से ना डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक पोलर वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। Whenever you are required to find displacement, it should be from a given point, right? It is not arbitrarily. Displacement is always from a given point. So, displacement vector has a fixed point of application. Getting? And so it is called as polar vector. कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है ये सब। बस एक एक बात को देखते जाइए। तो अब आप वही बात देखिए, यहां लिखा होगा वेक्टर्स, वही बात यहां लिखा होगा, वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक्सेट्रा। डिस्प्लेसमेंट हमने बताया ही है, इसमें एक एग्जांपल और दिया, फोर्स का एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना होगा, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से ना लगेगा। तो ऐसे सभी वेक्टर जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उनको हम पोलर वेक्टर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। समझ गए ना? समझ के रट लेना है थ्योरी, जैसे हमको रटी है, जैसे बहुत से बच्चों को रटी है, जिससे बहुत से टीचरों को रटी है, और जैसे आपको भी रट जाएगी 6-7 महीने बाद। अंडरस्टैंड करके थ्योरी पूरी की पूरी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना? बेसिक्स एकदम क्लिक करते ही, इधर देखिए, पहले दिन आया था मैं दिखाया था ना, क्लिक किया खुल गया, क्लिक किया खुल गया, वैसे ही आपका खुलेगा। 2-3 टॉपिक चलिए, ठीक है ना? हमसे फास्ट खुलेगा। सुनिए, हमसे फास्ट खुलेगा, आप देखिएगा। अब नेक्स्ट बात देखिए, ए अब क्या है? अब मैं बता रहा हूं एक्सियल वेक्टर। क्या बता रहा हूं? एक्सियल वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई भी वेक्टर जो किसी एक्सिस के अलोंग, अरे बाप रे बाप, नहीं कोई बात नहीं, पहुंच जाएगा वो। दरअसल मैंने मॉर्निंग क्लास कराई कि बीच में टाइम मिलेगा तो अपने बच्चे को छोड़ दूंगा, छोटे वाले को। आगे पीछे हो गया ना, दोनों की क्लास आगे पीछे हो गई। तो हमने, एक मिनट रुक जाइए, क्लास आगे कराई तो पता लगा आज सैटरडे है। आपको तो पता होगा सैटरडे को पहले छुट्टी हो जाती है। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं है ना, वो मैनेज हो जाएगा बाद में। वो अभी दिमाग में स्ट्राइक कर गया। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एकदम मस्त होके। मैंने कहा ना, मस्त होना आपके हाथ में है। कोई परिस्थितियां मस्त नहीं कराती हैं, सुन लीजिए। कोई सिचुएशंस मस्त नहीं कराता है कि ये मिल जाएगा, ये खा लेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम खुश होंगे। खुश होने से किसी ने रोका है? बोलिए, किसी ने रोका है खुश होने से? हाँ, और खुश होकर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सियल वेक्टर। खूब गौर से देखिए। ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि एक एक्सिस के अलोंग हो, ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहते हैं। बस, ऐसा कोई भी वेक्टर जो किसी एक्सिस के अलोंग हो, उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। बस। अब दूसरी बात, एक्सियल वेक्टर की जरूरत हमको कहां होती है? मुख्यतः रोटेशनल मैकेनिक्स में होती है। रोटेशनल मैकेनिक्स में मुख्यतः हमको एक्सियल वेक्टर की जरूरत होती है। जैसे एंगुलर स्पीड कहां लगता है? एक्सिस के अलोंग लगता है।
एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? एक्सिस के अलॉन्ग लगता है। अभी जब आपको रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सब बातें आपको एकदम मतलब अभी सुन लीजिए केवल, उस समय एकदम समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। जैसे v बराबर कितना होता है? v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो v क्या है? लीनियर स्पीड। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। r क्या है? रेडियस वेक्टर। तो इसमें देखिए v जो होता है, ओमेगा जो होता है एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी, जिसने क्लास 10th का वो बढ़िया से समझाओ, क्या कहते हैं रोटेशन के कॉन्सेप्ट वो समझ सकता है। जैसे कोई बॉडी घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, तो पार्टिकल की लीनियर स्पीड तो इधर होगी, लीनियर स्पीड तो इधर होगी, लीनियर स्पीड इधर होगी ना। रेडियस वेक्टर क्या होगा? सेंटर से लेके ये होगा, ठीक है ना। और एंगुलर स्पीड एक्सिस के अलॉन्ग होगी, एंगुलर स्पीड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो इसी से ओमेगा क्रॉस आर वी आया ना वी। अब जब पढ़ाएंगे, सवाल लगाएंगे उस चैप्टर के, तो आपको बहुत आसान लगेगा। फिलहाल आप एक्सियल वेक्टर क्या होता है इतना समझ जाइए। एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। सेकेंड थिंग इज they are mostly used in rotational mechanics, right. One of the example of axial vector is v is equal to omega into r, and here omega is axial vector. It acts along the axis of rotation. बात समझ में आ रही ना? ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है? अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है तो ओमेगा का डायरेक्शन ये होता है। एंगुलर स्पीड का भी डायरेक्शन क्या कहते हैं? ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन ही होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ही होता है। और अगर मान लीजिए रिटार्डेशन है तो ओमेगा ऊपर होगा और अल्फा नीचे होगा। अब मेरी बात समझे? अब जब धीरे धीरे सवाल लगाएंगे तो दिमाग एकदम खुल जाएगा, एकदम सहज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब लीजिए इसको नोट्स के फॉर्म में एक बार हम पढ़ दें, नोट्स के फॉर्म में एक बार पढ़ दें। देखिए, these vectors are used in rotational motion to define rotational effects। ये बात हम समझा चुके हैं। ये कहाँ यूज होता है? रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए। बस बोले है ना? बोलिए भाई, जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं वही रिटर्न नोट्स में है, और जो रिटर्न नोट्स में है इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। 2-3% बात आपको एडवांस ले, लेकिन नीट पे तो 101% जरूरत नहीं है। 2-3% बाद एडवांस लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 5% 10% बाद तो एड ऑन हो जाएगा, एड अप कर देंगे। बात खत्म, बात खत्म। अब देखिए, these vectors are used in rotation motion to define rotational effect. Direction of these vector is always along the axis of rotation। बता चुके हैं। In accordance with right hand screw rule और right hand thumb rule। ये तो आप पढ़ चुके हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। जैसे मान लिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अगर उंगली के अलॉन्ग ऐसे है तो थंब के अलॉन्ग क्या है? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? पढ़े आप। तो अब आप देखिए एक्सियल वेक्टर का एक एग्जांपल ये है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सारे एक्सियल वेक्टर इसके अलॉन्ग लगेंगे। जैसे मान लीजिए इसके अलॉन्ग कोई बॉडी घूम रही है तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी? ऐसे v। उसका रेडियस वेक्टर क्या होगा? ऐसे r। और उसका ओमेगा क्या होगा? ऐसे। तो आप देख लीजिए, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, ये v की स्पीड, v का डायरेक्शन हो गया ना। अरे ओमेगा ऊपर है और उससे क्रॉस करेंगे r का, तो v का डायरेक्शन, और वही तो मैंने लिखा है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। समझ में आया? एकदम बढ़िया समझ में आया बेटा? बोलो, एब्जॉर्ब कर गए आप लोग? हाँ। आप देखिए एक रेशियो बना लीजिए, रेशियो बना लीजिए। ऐसे मान लीजिए साल भर आपको पढ़ाई करना है, साल भर पढ़ाई करना है। नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लीजिए, नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको 400 रन का टारगेट चेज करना है और 50 ओवर है, तो हर ओवर में 8 रन निकलना चाहिए, तभी तो हो पाएगा।
तभी तो हो पाएगा ना, तो नहीं हो पाएगा। तो आप नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लीजिए और टाइम देख लीजिए, और देखिए अगर उस अनुपात में हम लोग जा रहे हैं तो ठीक जा रहे हैं, धीमे जा रहे हैं तो तेज किया जाए, ठीक है ना। तो अब अगली बात देखिए, ऐसे अब आया आपका वेक्टर अलजेब्रा। अब क्या आ गया आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा मींस द मेथड्स टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गिवन वेक्टर्स। Vectors do not obey the rule of scalar addition, multiplication, subtraction and division, right? Vectors have separate set of rules, and all those set of rules will be considered under the domain of vector algebra. अब मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कैसे दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे। तो मैंने आपको रफली बता दिया था, पहले ही समझा दिया था। अगर दो वेक्टर हैं ऐसे, इस तरह से दो वेक्टर हैं और दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले के सिरे पर दूसरे की पूंछ मिला लेंगे, पहले के सिरे पे दूसरे की पूंछ मिला लेंगे। भाई वेक्टर को आगे पीछे पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बता ही चुके हैं ना, बता चुके हैं। तो हम करेंगे क्या कि पहले के सिरे से दूसरे की पूंछ मिला लेंगे, और फिर पहले की पूंछ से जब दूसरा का सिरा मिलाएंगे तो अरे अब जब हाँ, अब उसके बाद जब पहले की पूंछ से दूसरे का सिरा मिलाएंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है तो a और b का रिजल्टेंट या परिणामी क्या होगा, इस तरह से निकल जाएगा, और इसको कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। वेक्टर को ऐड करने के मुख्यतः 3 नियम होते हैं, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। जिसमें से ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ तो हमेशा लगता है, हर केस में लग सकता है, लेकिन पॉलीगन लॉ को लगने के लिए कुछ विशेष जरूरतों को पूरा किया जाना आवश्यक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कुछ नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन, तभी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ऐड कर सकते हैं। जबकि ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का यूज हम हमेशा कर सकते हैं। ये कहना चाहते हैं ना बेटा, समझ में आ रहा है? एकदम आराम आराम से समझिए, और इससे ज्यादा कुछ मत समझिएगा। लड़के थ्योरियां खूब पढ़ते हैं, दबा दबा के थ्योरी पढ़ते हैं, 4 सवाल लगाए, 4 सवाल लगाए, 10 अरे स्कूलों में लगाया जाता है, मैं बता रहा हूं ना, स्कूलों में लगाया जाता है। एनसीईआरटी दूसरा अच्छे स्कूलों में 4 सवाल एनसीईआरटी का एवरेज लगा लिए, बहुत बड़ी बात है। अरे एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा के आप 10 बार दोहरा दीजिए, आप देखिए जेईई मेंस ना निकल जाए तो बोलिए, ना निकल जाए तो बोलिए, लेकिन कंप्लीट होता ही नहीं ना है। प्रॉब्लम ये है, थ्योरी ही पूरी नहीं होती है, और थ्योरी बच्चे पढ़ते रहते हैं। थ्योरी यही क्लास में मैं A to Z पढ़ाऊंगा, इसके बाद कुछ भी थ्योरी मत देखिएगा आप। हाँ, अगर कोई भी सवाल ऐसा आ गया जिसमें आप कह दें सर आप ये सवाल लगाए हैं, इसमें आपकी थ्योरी नहीं लगी, तो हमको पकड़िए कि सर इसमें लगा है, आप कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। हर जगह फार्मूला नहीं लगेगा लेकिन ये है कि ठीक है ना, तो उतने कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर बता रहे हैं। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे केवल ट्रायंगुलर ही समझाया है, तो इसको ये स्लाइड पहले हम नोट से दे दें, समझा दिया हमने। अब देखिए वेक्टर एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कठिन इंग्लिश है ना, बहुत कठिन है ना। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड्स और दूसरा एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है ना। अब देखिए एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 नंबर्स। ये बात बता चुके हैं कि भाई वेक्टर्स को ऐड करना एल्जेब्रिक सम को ऐड करने से एक डिफरेंट प्रोसेस है। वही बात यहां लिखी है
बोलो बेटा, लिखिए ना, एकदम 100% समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, 99.9 पे हम सेटिस्फाइड नहीं है। कम से कम शुरुआत के 3 टॉपिक, उसके बाद आप एकदम समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। हाँ, एकदम एब्जॉर्ब करके चलना, ठीक है ना? एकदम क्लियर हुआ, लाइन बाय लाइन, कड़ी से कड़ी मिल रही है, मिल रही है। अब देखिए, पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को ऐड करने का ट्रायंगुलर लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ खूब मजे से समझिए। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 sides of a triangle in same order, if 2 vectors are represented by the 2 sides of a triangle in same order, then their sum or resultant vector is given by the third side of the triangle taken in opposite order of the 2 vectors। अब इतनी खतरनाक तरीके से अंग्रेजी दे दिया है, सुन लीजिए, इसकी अंग्रेजी बहुत खतरनाक तरीके से दे दिया है, लेकिन मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। अगर 2 वेक्टर को ऐड करना है, ये और ये वेक्टर मान लिए हैं, ऐड करना है, तो इसके सिरे से दूसरे की पूंछ मिला दीजिए और फिर पहले की पूंछ से दूसरे का सिरा मिलाएंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बात वही है, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी सी डेंजर है, लेकिन ठीक है, आप लोग अच्छे अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो समझ जाएंगे। ये कह रहा है इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बात समझिए, अगर 2 वेक्टर को 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट करें इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर तभी होगा ना जब एक का सिरा दूसरे के पूंछ से लगाएंगे, पहले का सिरा दूसरे की पूंछ से, तभी ना सेम ऑर्डर होगा। बोलिए। उसके बाद कह रहा है देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है ना, अपोजिट ऑर्डर, ठीक है ना, वो रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए ये सेम ऑर्डर में कर दिया, ये सेम ऑर्डर में कर दिया, और सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट भी करते तो ऐसे होता, सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट भी करते तो ऐसे होता ना, तो रिजल्टेंट थर्ड साइड है इन अपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? बोलो। लेकिन इतनी खतरनाक अंग्रेजी मत देखिए, आप वही पूंछ और सिरा जोड़िए, वो समझने में बड़ा मजा दे रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले के सिरे से दूसरे की पूंछ लगा दीजिए और फिर पहले की पूंछ से जब दूसरे का सिरा लगाएंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा, बात खत्म। बात समझ में आ रही है? सेम ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर, दिमाग पर बोझ बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये 2 वेक्टर हैं, ये 2 वेक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वेक्टर हैं, देखो बेटा वेक्टर हैं। अब इनको ऐड करना है तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 दोनों को एक पॉइंट से जोड़िए, ठीक है ना। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? इसको इसके पैरेलल यहां शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, और ये रिजल्टेंट हो गया। जैसे स्टेप 1 क्या है? 2 वेक्टर दिया हुआ है। स्टेप 2 क्या है? इनको को इनिशियल मिला दीजिए। अरे बात समझ में आ रही है? फिर क्या है कि इसको इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर दीजिए, ये स्टेप 3 है। और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। उसी को अंग्रेजी में लिख दिया है कि ज्वाइन द 2 वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। एक बार तो 2-3 बार बच्चा पढ़ेगा क्या है क्या है क्या है क्या है, ठीक है ना। समझ गए आप? समझ गए? सिर्फ क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, मेडिकल आईटी में सिर्फ क्वेश्चंस आता है, अप्लाइड फॉर्म आता है, लेकिन बेसिक्स तो जानना ही होगा ना, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिए, अगली बात, अच्छा इसी को बढ़िया से आपको बताया है, शिफ्ट 1। अच्छा उसी बात को जो फिगर बनाया था, हाँ अच्छा ये क्या है आपका, ये क्या है? अच्छा वो प्रूफ करके दिखाया है, रुक जाइए, वो प्रूफ करके चीज़ों को दिखाया है। तो जो बातें मैंने मुंह से अभी बोली हैं वो बात लाइन से नोट से मिला दे रहे हैं। देखिए पहली बात बोली है शिफ्ट 1 वेक्टर बी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द अदर वेक्टर ए। वही बात इसने भी कह दी, बात समझ में आ रही ना? कह दिया, कह दिया। अब आगे
नाउ कंप्लीट द ट्राइंगल बाय ड्रॉइंग द थर्ड साइड। अब ट्राइंगल को कंप्लीट करिए थर्ड साइड को ड्रॉ करते हुए। यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी, इट इज इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है, वही बात कही गई है, बोलिए भाई। तो इस तरह से ऐड कर देंगे। अच्छा, रिजल्टेंट को ऐसे दिखाएंगे आर बराबर ए प्लस बी, बहुत बड़ी बात है। रिजल्टेंट को ऐसे दिखाएंगे आर बराबर ए प्लस बी, बड़ी छोटी बात नो, हाँ ऐसे दिखाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, देखिए अब देखिए, लेंथ ऑफ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम दैट इज ए प्लस बी का मॉड। लेंथ ऑफ आर क्या होगा, दोनों वेक्टर्स, वेक्टर सम का, दोनों वेक्टर ए और बी के सम का मैग्नीट्यूड होगा, वही लेंथ ऑफ आर होगा। बात समझ में आ रही है। अब अगली बात देखिए, आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, और आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिजल्टेंट है, इधर देखो बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, इधर देखो बेटा, ये कहां गया, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कौन सा होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। बोलो बेटा, एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, बच्चे हो भी खैर। तो अब आप देखो नेक्स्ट, अगर इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है और ये साइड बी है, तो ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। ये बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है। और अगर ये साइड की लेंथ बी है तो ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा होगा ना बेटा, बोलो बेटा, बोलो। तो अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या हुआ, इस ट्रायंगल में देखो, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, बड़ी वाली ट्रायंगल में, तो बड़ी वाली ट्रायंगल में क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। बात समझ में आई, आर स्क्वायर बराबर, अच्छा वहां, आर स्क्वायर बराबर दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या आएगा, अब क्या आ गया, क्या आ गया, तो अगर इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो होगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ए है, ये बी कॉस थीटा है, और ये बी साइन थीटा है, तो अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर बराबर इतना, इतना आ गया। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। ये बात सबको समझ में आ गई, एकदम साफ है, कोई बट नहीं है बेटा। और साथ में ये वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो वेक्टर ए से एंगल बनाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर ए से एंगल बनाएगा, उस एंगल को निकालना है, तो tan अल्फा बराबर दिस साइड बाय दिस साइड, तो वही आपका दिया है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, बढ़िया से समझा चुका हूँ, और नोट्स के फॉर्म में आपको दे दिया हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। अगर हर चैप्टर की इतनी बातें आपकी तैयार हैं, बहुत चैप्टर हैं, 115 चैप्टर हैं, अगर हर चैप्टर की इतनी बातें आपकी तैयार हैं तो जरूरत से ज़्यादा तैयार है, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ भी करना है, या केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी करना है। बात समझ में आई ना। हाँ, और इसके अलावा और इसके लिए केवल 1/5 टाइम है, 4/5 तो सवाल लगाना है। ये आगे के चक्कर में बहुत तेज रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है, एक तरीका है। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया था कि अगर कोई दो वेक्टर हैं और उनको ऐड करना है, तो उनको आप क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के रूप में ड्रॉ करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर इधर ड्रॉ करेंगे, और इसके पैरेलल एक वेक्टर इधर ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। और फिर इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा,
वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगुलर लॉ का ही एक रूप है, पैरेललोग्राम लॉ भी ट्रायंगुलर लॉ का ही एक रूप है। और यहां भी प्रूफ किया जा सकता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहां भी ये बात प्रूफ की जा सकती है। बात समझ में आ रही बेटा? तो खूब गौर से देखो, वही सब बात यहां लिखी हुई है, और लिखी हुई बात मैं आपको बोल दे रहा हूं, अच्छे से देखिए कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विच if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, यही मैंने कहा, अगर दोनों वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब जिन वेक्टर को ऐड करना है उनको एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करिए, और साथ में विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, देन देयर सम रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। वही बात मैंने बताई ना कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनको एडजेसेंट साइड मनाते हुए आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, और फिर इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। यही बात मैंने पहले भी समझाई थी। अब रिटर्न फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहां भी ये प्रूफ किया जा सकता है कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और टेन अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ए से बनाता है, और टेन बीटा वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर बी से बनाता है। ठीक है ना? इसका भी प्रूफ मैं आपको पहले दे चुका हूं, और ट्रायंगुलर लॉ में इसका प्रूफ फिर से, मतलब इसके पहले जैसे दिया गया है तो दोबारा मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है। तो चलिए, अब आपको वेक्टर को ऐड करना आ गया। अब आपको क्या आ गया बेटा? वेक्टर को ऐड करना। वेक्टर अलजेब्रा का एक बात आप सीख गए, और वो बात है कैसे किस लिए रखा गया है? पिटाई करने के लिए क्या किसी की? बड़ा डेंजरस है ये, बड़ा तेज आवाज कर रहा है। तो अब देखिए क्या है, बड़ा तेज आवाज कर रहा है, भारी भी है। तो देखिए, अब देखिए, पकड़िए इसको, पकड़ लिए। अब देखिए, गौर से देखिए, आपको वेक्टर्स को ऐड करने का दो नियम मैंने बता दिया, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब एक छोटे से सवाल के साथ हम लोग थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को ब्रश करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। कह रहा है दो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल दिया है, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इन दोनों का। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एक बार कॉस 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, एक बार कॉस 180 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार कॉस 90 पुट कर देंगे, हाँ ठीक है ना? तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। थीटा की वैल्यू दिया है और फोर्सेस की वैल्यू दिया है, आप बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और आपका सारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना बेटा? बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। हाँ, इसी पढ़ाई में हंसी आ जाए तो हंस लीजिए, इसके अलावा कोई बात दिमाग में चलनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चलना चाहिए, एकदम ब्लैंक। इसी को देखकर अगर किसी सवाल में आपको हंसी आ जाए तो हंस लीजिए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखिए, अगली बात क्या है? देखिए, फिर वही आ गया, फिर वही बात आ गई, वही बात फिर से रिपीट किया है। अगली बात देखिए, वही बात फिर से रिपीट कर दिया, डबल लोडिंग हो गई क्या? अब देखिए, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन दिया है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बड़े आराम से। आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और कॉस 60 कितना होगा, साइन 30 1/2। बात समझ में आ रही ना। तो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 25, देखिए ध्यान से देखिए, 25 प्लस 25 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 75। तो 5√3, 5√3 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ये आपका आंसर रहेगा। अब अगला पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर, क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। किसी एक वेक्टर से वो एंगल कितना बनाएगा। तो एंगल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, आपका आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है ना, बोलिए बेटा, क्लियर है। जो लोग भी है हमको हमको टोक नहीं रहे हैं बीच में, उनको किसी को भी हम खड़ा करके कभी भी पूछ देंगे। अब बहुत ज्यादा फिर हम उनको टार्चर करेंगे, बहुत टार्चर करेंगे, जान लीजिए 100%। हाँ, उससे नहीं करेंगे, ज़्यादा लग जाएगा। मेंटल टॉर्चर देंगे, फिजिकल टॉर्चर नहीं देंगे, मेंटल टॉर्चर देंगे। वो यस, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। तो देखिए इधर देखिए, गौर से देखो बेटा, गौर से देखो, सबको क्लियर हो रहा है, एकदम साफ है। अब चलिए अगली बात, ठीक है ना। A vector A and B makes an angle of 20 degree and 110 degree respectively with the x-axis। एक वेक्टर A और B है जो x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, एक बनाता है 20 डिग्री। देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखिए गौर से देखो बेटा, ये बना रहा है, एक बना रहा है, देखो बेटा, ये बना रहा है 20 डिग्री, कितना बना रहा है 20 डिग्री, और दूसरा बना रहा है 110 डिग्री, यानी कि ये 90 है, ये एंगल 20 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 20 डिग्री एंड दिस इज, एक एक्स एक्सिस से 110 बना रहा है यानी वाई से 20, और एक इससे 20। बात समझ में आ रही ना बेटा, क्वेश्चन समझ गए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन हमने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला। क्वेश्चन बोला है ए वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। ए बना रहा है 20 डिग्री और बी बना रहा है 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 110 बना रहा है यानी वाई से 20 बनाएगा, क्योंकि ये बीच का 90 होगा ना। ये बात क्लियर हो गई, ये साफ एकदम एकदम स्पष्ट है। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5 and 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी इसका 5 मीटर है और इसका कितना है 12 मीटर। बात समझ में आई, ये थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन 12 मीटर मान लीजिए। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, कौन बता देगा, कैसे कैसे, क्योंकि हाँ देखिए, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 5 and 12। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और इस प्रकार से उसकी वैल्यू आ जाएगी 13। चलिए वेरी गुड, बोलिए। इसमें देखिए दोनों के बीच का एंगल निकल गया ना, फॉर्मूले में पुट कर दिया, रिजल्टेंट बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा मिल गया ना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी करिएगा तो भी ऐसे ही आएगा ना।
मान लिए कि आप ज्वाइन करते हैं, मान लिया आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो इसके हेड से इसका टेल ज्वाइन कर लीजिए, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। अगर आप फिगर से ड्रॉ कर, हमने आंसर निकाल दिया फॉर्मूले में पुट करके, अगर आप इससे निकालेंगे तो भी वही आएगा। जैसे मान लिए इसका इसके, एक मिनट बात नहीं करी बीच में, इसका टेल ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो भी तो ये एंगल 90 होगा, 90 एंगल ना होगा। इसी केस में कि बाकी आपको ऐड करना है, ऐड करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि ट्रायंगुलर लॉ का ही इस्तेमाल करें, पैरेललोग्राम लॉ भी कर सकते हैं, अगर पॉलीगन लॉ की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो भी कर सकते हैं। ऐड करना है ना, यहां पे सिर्फ आपको पूछा फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, इनके रिजल्टेंट वेक्टर को बताइए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया, अब रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल भी निकाल लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है ना। ऐसे भी करेंगे तो ये भी सही है, गलत थोड़ा है, ये भी तो सही है। इसको इसके पैरेलल से ड्रॉ कर दिया, पैरेलल ड्रॉ करके और फिर इसका रिजल्टेंट ये हो गया, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी तो 30 नहीं आएगा वैसे भी। बात समझ में आ रही ना। और स्केल से ड्रॉ करके अगर आप वैसे मेजर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी तरीके से भी हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए अगला खिस्सा। अगला खिस्सा क्या है? फिगर शोज पैरेललोग्राम ABCD। एक फिगर दिखा रहा है पैरेललोग्राम ABCD। अब आपको प्रूव करना है AB प्लस BD इज इक्वल टू ट्वाइस BC। BC कहाँ है? ये AB प्लस BD इज इक्वल टू ट्वाइस BC। कैसे प्रूव करेंगे जरा बताइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कठिन है ये, कैसे प्रूव करेंगे बोलिए। AB प्लस BD, AB ये है और BD ये है, इसको प्रूव करना है कि ट्वाइस BC के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे बताइए, बताइए। बोलिए कौन कौन सा, बताइए भाई कौन करेगा? AB प्लस BD, AB प्लस BD इज इक्वल टू ट्वाइस BC। कैसे करेंगे बताइए, ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब आप इसको करिए AB प्लस BD इज इक्वल टू ट्वाइस BC। ये कह रहा है ना, यही बोल रहा है, तो बताइए कैसे करेंगे, आके बताइए कैसे कह रहे हैं, बताइए बताइए। AB बोलिए, AB इज इक्वल टू, हाँ वो तो ठीक है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। फिर ट्रायंगल BD अब आप लोग चुप हो जाइए, अब मुझे अपना दिमाग लगाने दीजिए, मैं आप लोग के दिमाग पर डिपेंडेंट रहूंगा तो नहीं लगा पाऊंगा। रुक जाइए, अब एकदम चुप हो जाइए, अब मुझे लगाने दीजिए। देखिए फिगर ये है, तो प्रूव दैट AB प्लस BD बराबर, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा
स्ट्रेस में तुरंत स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो देखिए ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी बराबर ट्वाइस बी सी। तो अब आप देखिए कि इसको ऐसे कर लीजिए कि बी डी बराबर कितना होगा, ए बी, इस ट्राइंगल में देखिए ए बी प्लस बी डी, इसमें देखिए ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ये और ये, दिस इज इक्वल टू ए डी, ए डी होगा ना, ए बी प्लस बी डी विल बी इक्वल टू ए डी, ठीक है ना। और ए डी बराबर किसके है, ए डी बराबर किसके है, बी सी के, बी सी के बराबर है। कैसे कैसे प्रूफ हो गया, एक मिनट रुकिए, ये ए बी प्लस बी डी, बोलिए नहीं, ए बी प्लस बी डी बराबर ए डी है, ए बी प्लस बी डी बराबर ए डी है, और ए डी बराबर बी सी है, तो इसको बी सी के बराबर कर दिया। लेकिन ये ट्वाइस बी सी प्रूफ करना है ना, ए बी प्लस बी डी बराबर ट्वाइस बी सी, तो ट्वाइस बी सी कैसे होगा। अच्छा रुक जाइए, बहुत सिंपल कोई चीज है लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। अब छोड़ दिए बॉस, इधर देखिए, यहाँ ध्यान दिए, अभी थोड़ी देर बाद देखिए, टू फोर्सेज ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। देखिए दो फोर्सेज हैं, इधर देखिए, दो फोर्सेज हैं और दोनों फोर्सेज कितने के हैं, 10 डाइन के। इस प्रकार से, अरे इधर देखिए, वो बहुत आसान सी कोई चीज है, वो एकाएक दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर फील किया, मैं थोड़ा सा ओवरलुक कर गया। यहां ध्यान दीजिए, टू फोर्सेज ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। दो फोर्सेज हैं, दोनों 10 डाइन का है, ऐसे फिगर में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट। तो सीधी सी बात है, ये 60 डिग्री है और ये एंगल, ये 60 डिग्री दे रहा है, तो दोनों वेक्टर में इसको आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे, जब ऐसे एक्सटेंड करेंगे, देखिए ये जब ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। भाई ऐसे 60 डिग्री एंगल दिखा रहा है, एंगल दो वेक्टर्स के बीच कैसे निकालते हैं, जब उनको एक पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तब ये एंगल होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है और एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल 60 दिखा रहा है, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री। बात समझ में आई, बोलो भाई, क्लियर है। तो 120 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा दोनों का, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और कॉस 120 डिग्री, यानी माइनस हाफ। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है, बोलो बेटा। किसको एक्सपेंड किए, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो 60 डिग्री जो दिया है, वो आप देखिए, इसका एरो इधर जा रहा है और इसका एरो इधर जा रहा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसे होता है, एक पॉइंट से ड्रॉ करिएगा तब एंगल होता है, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ये दिया कैसे है, हाँ ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल 60 है, तो जब इसको फर्दर शिफ्ट करिएगा तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। बात समझ में आ रही बेटा, एकदम साफ है। अच्छा अब नेक्स्ट शीट देखो, A83। अब देखिए खतरनाक बातें, कुछ खतरनाक बातें सब बता चुके हैं। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव मैंने बताया था कि नहीं बताया था। कम्यूटेटिव का मतलब है A प्लस बी बराबर B प्लस ए। क्लास 1-2 में पढ़ते हैं ना कि एडिशन इज कम्यूटेटिव बट एडिशन इज कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव उनको बहुत क्लियर है, यहां बैठे थे उस दिन। देखिए
अब नेक्स्ट देखिए, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। किसी भी ऑर्डर में वेक्टर को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट वही आएगा। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? अगली बात, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जब पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, यानी cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब थीटा 0 होता है। तो वही कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल, एंगल बिटवीन देम इज 0। तो बहुत फॉर्मूले से ही साफ है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वाइट क्लियर है ये बात? क्लियर है। अब देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। सीधी सी बात है, एंटी पैरेलल होगा तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी -1, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। फॉर्मूले से ही क्लियर है, फॉर्मूले से क्लियर है, कुछ एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है। बोलो बेटा। तो आर मिनिमम की वैल्यू ये आ जाएगी। आर मिनिमम की वैल्यू क्या है? आर मिनिमम की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है? देखिए, आर मिनिमम की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है ना? आर मिनिमम ये होगा a माइनस बी, ठीक है ना? फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आ जाएगा। फिर अगली बात, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी 0। ये बात मैं पहले बता ही चुका था कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, यानी अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना? कोई भी दो वेक्टर जो अनइक्वल है उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना? अगर इक्वल वेक्टर हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन अगर अनइक्वल वेक्टर हैं तो कभी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है। और मिनिमम 3 अनइक्वल वेक्टर एक प्लेन में चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए। ये क्वेश्चन भी डील हो चुका था ना बेटा? क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो, 2-3 मिनट है, फटाफट देख लीजिए। देखिए, फिर इफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, हाँ वो बात यहाँ दिया भी हुआ है, वो बात यहाँ रिटर्न भी है। इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 0 रिजल्टेंट। वही बात मैंने कही है, वही बात कही है ना? अरे आज भी नहीं खत्म हो पाया। अच्छा, अब मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, सुनिए, अब मैं क्लास को स्टॉप कर दे रहा हूँ और सुनिए, इधर देखिए, कल तो ये खत्म हो ही जाएगा, पक्का है, विद क्वेश्चंस। और उसके बाद कम से कम 10 डेज क्वेश्चन लगाया जाएगा, खूब क्वेश्चन लगाया जाएगा।